Hello students, this is the second video of this video series in which we are going to cover all the units of Constitutional Law of India 1, which is a subject in BA LLB semester 5, CCS University. In this video, we will cover the topic Constitution and its types. It's the topic in unit 1, and the subtopics which we are going to cover will be definition of Constitution, sources of Constitution, features of Constitution, types of Constitution, and their merits and demerits. Definition of Constitution. A Constitution may be defined as a whole body of fundamental laws, customs, conventions, principles, rules, and regulations, according to which a particular government of a country or an organization is governed. The Constitution therefore specifies the work and functions of a government or organization, the functions of its officials, the rights and duties of its citizens or members. कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बॉडी बनाई जाती है जिसमें हम फंडामेंटल लॉज, कस्टम्स, कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स, रूल्स और रेगुलेशन सेट करके लिख कर रख देते हैं, जिससे एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट किसी देश की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शन करती है। इसमें हम काम और वर्क्स एंड फंक्शंस डिवाइड कर देते हैं गवर्नमेंट्स और उसके ऑफिशियल्स के बीच में, और सिटीजन्स के लिए भी उनकी राइट्स क्या है और उनकी ड्यूटीज क्या है ये मेंशन कर देते हैं। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो आज के ज़माने में हर देश में होता है, तो इसका सोर्सेज कहाँ है, कहाँ से शुरू हुआ ये। नंबर 1 इज पास्ट एक्सपीरियंसेस। किसी भी देश में उनके एक हिस्टोरिकल एक बैकग्राउंड होता है, उनकी सोशल बैकग्राउंड होता है, उनकी सोशल हिस्ट्री होती है, उनके इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, उनकी ज्योग्राफी कैसी है, या उनके हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस कैसे हैं। उसके बेसिस पर ही उस देश का आज के जो प्रेजेंट टाइम का कॉन्स्टिट्यूशन डिपेंड करता है, वैसे ही वो फॉर्म हुआ होता है। और सो एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में भी टाइम टू टाइम बिल्स पास होती रहती हैं या कुछ अमेंडमेंट्स होती रहती हैं, ये भी दिस ऑल्सो इज सोर्स ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सोर्स काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन का। डिक्रीज, दीज आर द लॉज मेड बाय मिलिट्री गवर्नमेंट्स इन मेनी कंट्रीज। जो आदेश मिलिट्री गवर्नमेंट्स या डिक्टेटर्स पास करते हैं किसी कंट्रीज में, ये वो भी उनके एक कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है। जुडिशियल precedents, these are the previous and important judgments made or passed in higher courts like Supreme Court. जिस तरह से हम केस लॉज पढ़ते हैं जो सुप्रीम कोर्ट्स में पास हुए होते हैं, उसी तरीके से हर देश में ये प्रथा है, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी एक कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म क्रिएट करती है और उसको बेंचमार्क मानकर नए नए डिसीजंस या आने वाले टाइम में गवर्नमेंट को फोर्स किया जाता है कि आप, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये पास करा लो, तो इसके बेसिस पर आप ये वाला काम करिए। Customs and norms, these are the practices and observances that are not written down as part of the constitution but are accepted as part of the way the government functions. हर देश में customs होते हैं, उनकी norms होते हैं, जिस तरह से वो रहते हैं, अपनी जिंदगी बसर करते हैं, ये भी एक गवर्नमेंट फंक्शनरी का एक वे बन जाता है कि उनको पता है कि हमारे देश के लोग ऐसे ही से चलते हैं, इस तरीके से ही काम करते हैं। कन्वेंशंस, बहुत सारे कन्वेंशंस पास होती हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, कोई चीज पास करते हैं कि हाँ जी हम अब ऐसे काम करेंगे। दीज आर द प्रिसेप्ट्स ऑफ और रूल्स एंड गाइड्स फॉर बिहेवियर दैट आर नॉट रिटन डाउन विद व्हिच द पीपल शो देयर डिसअप्रूवल व्हेन वायलेटेड। ये ऐसी चीजें हैं जो रूल्स एंड गाइडलाइंस है बिहेवियर्स की, और ये कभी कभी लिखी नहीं होती हैं लेकिन लिखित भी होती हैं, जिस तरीके से लोग ये बोलते हैं कि हाँ जी ये हमारा रूल वायलेट हो गया, या किसी चीज में डिसअप्रूवल दिखाते हैं कि नहीं हमें ये चीज पसंद नहीं है, उससे भी कॉन्स्टिट्यूशन उस देश का फॉर्म होता है या एडिट होता है या अमेंड होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्रेंसेस, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि हमारे देश में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो बहुत सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, लंदन में हुई थी। इसी तरीके से ही बहुत सारे देशों में जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं तो उनके भी कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं कि हाँ हम अपना देश का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाएं। International laws, these are the laws that are made by international organizations like UNO, International Civil Aviation Convention, all serves as sources of constitution. जिस तरीके से यूएनओ में लॉज पास होती हैं, उससे भी जो यूएनओ के मेंबर है वो भी फिर अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं, ये भी एक सोर्स है।
हिस्ट्री ऑफ द पीपल, जैसे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट सच एज, जैसे मैग्ना कार्टा 1215 में आया था, बिल ऑफ राइट 1689 में आया था, जिसने ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपनी सोवेरेंस या सुपरमेसी डिक्लेयर करी थी ओवर क्राउन। ये भी एक सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंटेलेक्चुअल वर्क, बहुत सारे जो थिंकर्स आए हैं, सोशल रिफॉर्मर्स आए हैं, जैसे जॉन लॉक थे, मार्क्स थे, होब्स थे, डाइसी थे, इनकी वजह से भी बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं और प्रभावित हुए हैं। फीचर्स, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या फीचर होते हैं? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल होता है, जो ये इंट्रोड्यूस करता है कि भाई स्टेट की आइडियोलॉजी क्या है और आइडियोलॉजिकल स्टैंड क्या है इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के पीछे। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इट स्टेट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसे होएगा, यूनिटरी होएगी, फेडरल होएगा, और ये डिवीजन ऑफ पावर भी बनाता है, बताता है कि स्टेट्स में और सेंटर में या उनके डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स है उनके बीच में क्या पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को नेम करता है, बताता है और स्पेसिफाई करता है कि इनकी फंक्शंस क्या होंगी, आपस में इनकी रिलेटेबिलिटी कैसी होगी। और कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर क्या है? इट मेंटेन्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बाय स्पेसिफाइंग द मोड ऑफ चेंज द गवर्नमेंट पीसफुली। ये बताता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बताता है और गवर्नमेंट्स कैसे चेंज होंगी पीसफुली, ये भी इसमें मेंशन होता है। और राइट्स और ड्यूटीज ऑफ सिटीजन भी मेंशन इसमें होती हैं, और सिटीजन्स की राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, लिबर्टीज को इंडिविजुअल किसी भी देश में। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स के गवर्नमेंट कितनी देर तक ऑफिस को होल्ड कर सकती है, 5 साल, 6 साल, जिस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट देशों का इलेक्शंस होते हैं। प्रोसेस भी बताता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अमेंड करा जा सकता है। ये भी प्रोविजंस रखता है कि ताकि कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी लीडर इतना पावरफुल या इतना डिक्टेटोरियल ना हो। कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंबल है नेशनहुड का और सोवेरेनिटी का। अच्छा, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? 7 तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित रूप में कॉन्स्टिट्यूशन। आपको ये जान के हैरानी होगी, बहुत सारे देशों में कॉन्स्टिट्यूशन लिखित नहीं होता है, वर्बल भी होता है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक पहला टाइप है। ये द होल बॉडी ऑफ फंडामेंटल लॉज, जितने भी फंडामेंटल लॉज हैं, कस्टम्स हैं, कन्वेंशन हैं, प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जिस तरीके से उस देश का जो सरकार है काम करेगी, ये रिटन फॉर्म में होती है और कोडिफाइड होती है और एक सिंगल डॉक्यूमेंट में होती है। जैसे नाइजीरिया, यूएसए, इंडिया, फ्रांस, कनाडा, सियरा लियोने, गाम्बिया, इनके रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके फायदे क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं या मेरिट्स क्या हैं इसकी? ये कभी भी एज ए आप रेफरेंस डॉक्यूमेंट उठाकर आप कोर्ट में दिखा सकते हो, देखो जी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लिखा हुआ है, तो ये चीज अब ऐसे होनी चाहिए। कैन बी obtained and consulted as a single document, easy reference in case of dispute, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसमें रेफरेंस बुक की तरह इसको दिखा सकते हैं। both lawyers and laymen can get hold of it and read it in order to know their, both lawyer हो या कोई एक लेमैन हो, वो इसको पढ़ सकता है अपनी राइट्स को जानने के लिए, मेरे राइट्स क्या है और मेरी ड्यूटीज क्या है। एम्बिग्यूटी रिमूव करता है ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के कंपैरिजन में, इसलिए इस कोई दुविधा नहीं होती है अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिटन हो। अमेंडेड इसको करा जा सकता है, चेंज करा जा सकता है टाइम टू टाइम। इसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड होती हैं और ये इंश्योर क्या करता है, स्टेबिलिटी, क्योंकि ये गवर्नमेंट की पावर्स को डिफाइन कर देता है, उनको बताता है कि तुम्हारा एरिया ऑफ जो इन्फ्लुएंस है कहाँ तक है, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्या होती हैं? मोस्टली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होते हैं और अमेंडमेंट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे आप देखते हो, हम सोचते हैं हमारे देश में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो चीज़ होती नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, उसको करने के लिए सारी पार्टियों का हाँ करना, बहुत सारी चीज़ों का होना, गवर्नमेंट की मेजोरिटी में होना, फिर गवर्नमेंट विलिंग होना उस चीज़ को करने के लिए, तो वो चीज़ प्रोसेस में ही खत्म हो जाती है। इट में लीड टू कांस्टेंट डिससैटिस्फैक्शन इफ इट डज नॉट फेवर सम, अगर कोई ऐसा कोई सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिसको ये फेवर नहीं करता, तो वो हमेशा ही इससे नाराज रहते हैं, डिससेटिस्फाइड रहते हैं। अनलेस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रीक्वेंटली अमेंडेड, इट विल नॉट मीट द, हाँ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड ना करा जाए टाइम टू टाइम, तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर नीड्स को नहीं फुलफिल कर सकता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट फुलफिल ऑल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स। हाँ, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि मिलिट्री सिस्टम या किसी भी तरीके, सारे डिफरेंट तरीके की जो सरकारें होती हैं,
उनको ये फिट नहीं करता, मतलब सब चीज इसमें नहीं फिट हो सकती। जुडिशरी इसमें बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाती है क्योंकि जुडिशरी इसमें इंडिपेंडेंट होती है, और ये टाइम कंज्यूमिंग है अमेंडमेंट में, अमेंडमेंट प्रोसेस इज आल्सो एक्सपेंसिव। Unwritten constitution. An unwritten constitution refers to when the whole body of fundamental laws, customs, conventions, rules, and regulations according to which a particular government of a country operates are not written down or codified. मतलब जो कोई भी कन्वेंशन और रूल्स रेगुलेशंस है, अगर वो रिटन नहीं है, कोडिफाइड नहीं है सिंगल डॉक्यूमेंट में, तो वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, न्यूजीलैंड का अनरिटन है। तो सम पार्ट्स ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में बी रिटन डाउन, वाइल कुछ पार्ट इसका रिटन डाउन करा जा सकता है, कुछ पार्ट नहीं। इसके एडवांटेजेस क्या है? हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि रिटन ही नहीं है, वो रेफरेंस बुक की तरह इसको पेश करा नहीं जा सकता कहीं पर, इसलिए फ्लेक्सिबल होता है। जिस तरीके से अपना उनको ठीक लगे अपना देश चलाना है वैसे चला लेते हैं। और कंट्री की जो सोशियो पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं जो चेंज होती रहती हैं, उसके हिसाब से ये फ्लेक्सिबल रहता है, करंट हिसाब से चलता है, प्रेजेंट टाइम में ये ठीक रहता है। अच्छा, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स फॉर इजी और क्विक डिसीजंस होते हैं, फटाफट डिसीजंस होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स अमेंडमेंट में नहीं होती हैं, रिजिड नहीं है ये, हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्रोमाइज सारे देश बिटवीन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, प्रेजेंट और फ्यूचर नीड्स को ये मीट करता है, इजीली इंटरप्रेटेड है बिकॉज ऑफ इट इज फ्लेक्सिबिलिटी। और इमरजेंसी के केस में जब देश पर कोई विपदा आ जाए, उस केस में ये फटाफट बहुत इजीली इसको फटाफट काम करता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? गवर्नमेंट्स इसमें इंडिविजुअल्स को अब्यूज कर सकते हैं विद एक्सेस पावर, क्योंकि लॉज कोडिफाइड ही नहीं है। अच्छा, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्टेटरशिप आ सकती है, कोई गवर्नमेंट बोले कि भाई हम सरकार से नहीं हटेंगे, आप उनको नहीं हटा सकते। और इंडिविजुअल्स के लिए कोई रोम नहीं होती है कि ताकि उनको पता वो कर सके कि उनके राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है। वॉयलेशन एनकरेज करता है ये सिटीजन्स की राइट्स का, क्योंकि सिटीजन की अब कोर्ट में जाएंगे तो वो क्या लेकर जाएंगे कि भैया हमारी राइट्स तो ये हैं जिसकी जो वायलेट हुई, क्योंकि कोई रेफरेंस बुक ही नहीं है जो रिटर्न हो। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को ये सूट नहीं करता है, जहां बहुत सारे राज्यों ने मिलकर एक देश बनाया उनके लिए, क्योंकि सब जगह ये सूट नहीं करता है। स्टेबिलिटी नहीं एनकरेज करते बड़ी कंट्रीज में, नॉर्मली ये छोटी कंट्रीज में होता है, बड़ी कंट्रीज में ये काम नहीं करता है। Rigid constitution. Rigid constitution may be defined as that constitution which cannot be amended or changed so easily because of its special, stringent, and cumbersome procedure of amendment. Rigid constitution are normally written constitution, but not all written constitution are rigid. Not all sections of rigid constitution are difficult to amend. कहता है rigid constitution वो होता है जिसका जो amendment होता है बहुत difficult बनाया गया होता है, जैसे यूएसए का, ऑस्ट्रेलिया का, फ्रांस, नाइजीरिया, इनके कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड है, उनको अमेंड करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर ये अमेंड हो सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है? डिफिकल्ट अमेंड है, इसीलिए हैस्टी डिसीजंस में, हैस्टी एक्शंस में ये चेंज नहीं हो सकता। कोई भी ऐसा लीडर जो बहुत पावरफुल हो, डिक्टेटर लीडर्स, वो इसको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता ताकि वो अपने इंटरेस्ट को सर्व कर सके। माइनॉरिटी ग्रुप्स को ये प्रोटेक्ट करता है उनकी राइट्स को, और देश की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को ये इंश्योर करता है, क्योंकि कोई भी सेक्शन जो इसमें है वो अमेंड नहीं किया जा सकता ताकि किसी को फेवर कर सके। कॉन्स्टिट्यूशन एम्बिग्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो ये असमंजसता है उसको ये रिमूव करता है। और फेयर ऑफ एथनिक डोमिनेशन विद माइनॉरिटी मेजर, हाँ, तो ऐसा जो होता है कि भाई कोई मेजॉरिटी ग्रुप किसी माइनॉरिटी ग्रुप को वो ना करे, डोमिनेट ना करे, इसमें नहीं हो सकता। डिसएडवांटेज क्या है? क्योंकि अमेंडमेंट डिफरेंट है, इसलिए भैया चेंज करना इसको कम्बरसम प्रोसेस है और स्ट्रिजेंट है, मुश्किल है। अच्छा, इमरजेंसी केस में इसको क्विक एक्शंस नहीं ले पाता है ये, इसकी क्योंकि इनफ्लेक्सिबल है। इट क्रिएट्स रूम फॉर रेवोल्यूशन, क्योंकि फ्लेक्सिबल होता नहीं, अमेंड होता नहीं, तो जो लोग इससे नाराज हैं, डिससेटिस्फाइड है, इसलिए रेवोल्यूशन करते हैं वो, इसमें वायलेंट चेंजेस होती हैं, प्रदर्शन होते हैं। वेरी एक्सपेंसिव है ये, एनर्जी टाइम कंज्यूमिंग इसको अमेंड करना। इसकी वजह से देश में स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है और स्लो डेवलपमेंट हो सकती है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? जिसमें चेंजेस या अमेंडमेंट इजीली करी जा सके विदाउट कोई डिफिकल्ट प्रोसेस को फॉलो करे बिना।
इसमें क्या चाहिए, एक सिंपल मेजोरिटी चाहिए ताकि एक उस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा जा सके। जैसे मोस्टली फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है, अनरिटन होती हैं, लेकिन वो कुछ कुछ रिटन भी होती हैं, जैसे ब्रिटेन, इटली, न्यूजीलैंड, घाना, ये फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। एडवांटेजेस क्या हैं, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है तो इजीली अमेंड करा जा सकता है, करंट टाइम इमरजेंसी में ये फटाफट काम करता है, कोई रेवोल्यूशन या सिविल वॉर को एनकरेज नहीं करता है, क्योंकि जो लोग मांगते हैं वो इसमें अमेंड करा जाता है, एक्सपेंसिव नहीं है। अच्छा, और ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल रूल जो होते हैं, जो पुराने पुराने रूल होते हैं, उसको ये रिप्लेस करे जा सकते हैं फटाफट। डिसएडवांटेजेस क्या है, क्योंकि ये डिसएडवांटेज इसलिए कभी कभी हो सकता है थॉटलेस मैनर में भी कोई फालतू सी चीज अमेंड करी जा सके। डिक्टेटरशिप एनकरेज करती है, जिनको लीडर को लगता है कि उनको ज्यादा पावर में रहना है, तो वो अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते जाते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर नहीं करता, क्योंकि कोई ना कोई सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो होता है ना, वो उसके फेवर में नहीं होता है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन एम्बिग्यूटीज को एनकरेज करता है, जो एथनिक डोमिनेशन मेजोरिटी का है, वो जो मिनॉरिटी के ऊपर वो उनको हमेशा डर लगा रहता है कि भैया मेजोरिटी लोग अपने देश में सरकार बनाकर कुछ ना कुछ चेंज कर देंगे, और जिससे वजह से उनको प्रॉब्लम रहेगी। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द वन इन विच governmental powers that exist in the country are shared between, हाँ, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जो गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड की जाती है, ठीक है, ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट हो वो लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट रहे। A constitution that adopt this type of constitution is known as federal system of government। कौन कौन सी कंट्री है इसकी? यूएसए, नाइजीरिया, जर्मनी, ब्राजील, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। यहाँ हम हमारे देशों में फेडरल स्ट्रक्चर गवर्नमेंट है, क्योंकि जो पावर्स हैं, रूल्स हैं, सब्जेक्ट्स है, वो डिवाइडेड है बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर। एडवांटेजेस क्या होती हैं? डिफरेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड ज्योग्राफिकल एरियाज के जो लोग हैं या बैकग्राउंड के जो लोग हैं, वो उसमें यूनाइट हो जाते हैं, क्योंकि सबको बराबर राइट्स मिल जाते हैं, सब कुछ होते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को मेंटेन करता है। प्रिवेंट्स मोनोपोली ऑफ पावर, के एक सेक्शन के पास ज्यादा पावर नहीं आती है। प्रोटेक्ट माइनॉरिटी ग्रुप्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी अपने देश में ये गारंटी देता है। एक्सटर्नल एग्रेशन से बचाता है, और एथनिक डोमिनेशन मेजोरिटी का माइनॉरिटी पर नहीं होता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इट एम्फसाइजेस द डिफरेंसेस अमंग द डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स में डिफरेंसेस क्रिएट होती हैं, और वो सब परेशान होते हैं, उसको ज्यादा मिल गया पावर, हमें कम मिल गया। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें वीक होती है। डुप्लीकेशन ऑफ पावर्स लीड्स इंक्रीज, क्योंकि पावर्स डुप्लीकेट होती हैं, सेम चीज स्टेट गवर्नमेंट के पास, सेम चीज सेंटर के पास में, इसलिए इसमें एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो जाती हैं। पॉलिटिकल राइवलरी लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जैसे हमारे देश में हर पार्टी एक दूसरे से उनकी राइवलरी है, जिसकी वजह से हर देश की जो हमारे देश की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑलमोस्ट हर डिकेड में बनी ही रहती है। इट इंक्रीजेस सेसेशन, बहुत सारा जैसे बोलते हैं कि भाई हमें तुमसे रहना ही नहीं है, हमें अलग देश दे दो। इन्फ्लेशन ऑफ पॉपुलेशन, सेंसस फिगर, पॉपुलेशन इसमें बढ़ती रहती है, और इलेक्शन इसमें रैगिंग होती है, इलेक्शनों में धांधली होती है। यूनिटरी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द वन दैट कंसंट्रेट्स अथॉरिटी इन ए सिंगल गवर्नमेंट। जिस तरीके से ब्रिटेन में है, बेल्जियम है, या न्यूजीलैंड है, या स्वीडन है, इनमें क्या क्या है कि छोटे कंट्रीज में यूनिटी गवर्नमेंट होती है, सारी पावर सेंटर के पास होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं होती है। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट नॉर्मली जो होती हैं वो म्यूनिसिपैलिटी का एमसीडी वाला काम करती हैं, उनके पास कोई पावर नहीं होती, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं होती। इट डज नॉट शेयर गवर्नमेंटल पावर्स विद एनी सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट, पावर शेयर नहीं करता। एडवांटेजेस क्या है? फ्लेक्सिबल है, इसलिए फटाफट अमेंड हो सकती हैं। पावर, क्विक डिसीजन हो सकते हैं इसमें, क्योंकि एक ही गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है पूरे देश के लिए फैसला लेने की। अच्छा, चेंजिंग कंडीशंस देश के में आती रहती हैं, तो इसलिए वो फटाफट अडैप्ट हो सकती हैं, लेस एक्सपेंसिव हैं, और इंटरनल स्टेबिलिटी इसमें बनती है। नेशनल यूनिटी का फॉस्टर करता है। स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म अपने देश सिटीजन्स के बीच में ये इंस्टॉल करता है। इट प्रिवेंट्स वेस्ट ऑफ बोथ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स नहीं होती, क्योंकि नॉन डुप्लीकेशन ऑफ पावर नहीं होती है। ऐसा नहीं स्टेट गवर्नमेंट के पास भी वही पावर है, सेंटर के पास वही पावर है, वो भी वही रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, सेंटर भी यूज कर रहा है, और जिस वजह से वेस्टेज ऑफ बोथ ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज होता है। नॉन डिविजन ऑफ पावर अथॉरिटी मेक्स सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें स्ट्रांग होती है। डिसएडवांटेज क्या होती है?
नैरो स्कोप होता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का, सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। लोकल ऑटोनॉमी की कोई इसमें जगह नहीं है, इसलिए बहुत सारे वंचित जगहें रह जाती हैं, एरिया रह जाते हैं जिनको बेचारों को कोई पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन या पॉलिटिकल कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते अपने देश में। इमरजेंस ऑफ डिक्टेटर इन्हीं देशों में आता है, और कुछ कोई भी इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जो कुछ डिमांड करते हैं उनके विचारों की बातें नहीं मानी जाती है। फंडामेंटल ह्यूमन राइट सिटीजन, इसमें कोई गारंटी नहीं होती है क्योंकि एक ही सरकार है, उसके पास ही पावर सारी है, उसको कोई चैलेंज कर नहीं सकता, तो इसलिए बहुत सारे राइट्स ये वायलेट भी करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करा जा सकता है सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए। एब्यूज ऑफ पॉलिटिकल पावर हो सकता है इसमें, कुछ ग्रुप इसको डोमिनेट कर सकते हैं जिसकी वजह से सेसेशन एंडेंजर करता है, मतलब हो सकता है कोई लोग ऐसे पावर में आ जाएं जो किसी एरिया को अलग देश बना दे। Confederal constitution can be defined as one in which almost major powers and functions of government are reserved exclusively for the components states apart from the common currency, defense and foreign affairs, in which the central government may hold power. Examples of confederate are Switzerland, Senegal and Gambia before 1982. इसमें इंडिया भी आ सकता है। कॉन्फेडरल गवर्नमेंट ये होता है जिसमें जो मेजर पावर्स होती हैं जैसे डिफेंस हो गया, करेंसी हो गई, फॉरेन अफेयर्स हो गए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है। एडवांटेजेस क्या है इसके? म्यूचुअल बेनिफिट अमंग मेंबर स्टेट डिफरेंट एरियाज में जो बेनिफिट उनको म्यूचुअली बेनिफिट मिलता है, क्योंकि करेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है तो रिसोर्स का एलोकेशन भी म्यूचुअली होता है, तो कोई स्टेट ही नहीं बोलता कि दूसरे स्टेट को ज्यादा पैसे दे दिए, हमें कम फंड दे दिया, इसलिए उसमें म्यूचुअल बेनिफिट होता है मेंबर स्टेट। नो मेंबर स्टेट वाज फोर्स्ड टू बिकम a member of the union since they can secede at any time। अच्छा, किसी भी मेंबर को जबरदस्ती यूनियन में नहीं ऐड करा जा सकता है, क्यों? उनके पास राइट है कि वो चाहे तो कभी भी देश से अलग हो सकते हैं। Citizens have to obey only one government, that is of their own। अच्छा, स्टेट्स सिटीजन्स को इसमें क्या होता है कि उनको अपनी ही स्टेट की गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता है, उनको जरूरी नहीं है कि किसी सेंट्रल या किसी और स्टेट की भी उनको लॉज फॉलो करनी पड़े। There is a unity of states as independent states begins to march and power and brought together for a common purpose। कहता है ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं कि चलो हम कॉमन देश बनाते हैं और कॉमन करेंसी रखते हैं, डिफेंस रखते हैं, फॉरेन अफेयर्स रखते हैं, लेकिन हमारी इंडिविजुअलिटी जो है मेंटेन्ड रहेगी। ऑल द मेंबर स्टेट्स विच मेक्स अप द कन्फेडरेशन आर इक्वल। नो स्टेट कैन क्लेम्स, कोई भी मेंबर स्टेट इसमें किसी दूसरे स्टेट से ये नहीं बोल सकता कि भाई हम तुमसे सुपीरियर हैं, सारे ही कन्फेडरेशन में इक्वल होते हैं। जो कॉमन कंपोनेंट स्टेट्स होती हैं उनके पास फुल कंट्रोल होता है उनके इंटरनल अफेयर्स का। डिसएडवांटेजेस क्या है कन्फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है क्योंकि लोगों में इतना समन्वय नहीं होता, इसलिए हर कोई स्टेट का दूसरे स्टेट से जल नहीं कर पाता। देयर इज नो इफेक्टिव सेंट्रल अथॉरिटी को इफेक्टिव नहीं है बिकॉज सोवरेन पावर कैन नॉट बी लोकेटेड इन अ कंट्री। सेंट्रल अथॉरिटी होती नहीं है, कोई एक सोवरेन पावर होती नहीं, इसलिए इनकी जो अथॉरिटी है सेंट्रल वो इफेक्टिव नहीं है। कोई नेशनलिज्म का स्पिरिट नहीं होता फेडरल कॉन्फेडरेशन में। राइट है मेंबर सिटीजन जो इन्होंने राइट दे रखा था, कोई भी मेंबर अपने इस कन्फेडरेशन अलग हो सकता है, इससे हमेशा ही डिस्टेबलाइज रहता है। कन्फेडरेशन क्या है कि लूज यूनियन ऑफ सोवरेन स्टेट्स, सोवरेन से मिलकर कन्फेडरेशन बनाती है लेकिन एक लूज यूनियन है। पॉलिसी डिस्कस्ड में नॉट बी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड, जो पॉलिसीज है जो डिस्कस करते हैं वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती डिफरेंट कंट्रीज में। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये आज का टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल है, क्वासी फेडरल है या यूनिटरी है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है इस टॉपिक का रिलेटेड प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें सपोर्ट करने के लिए, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।